नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निकुंज की नज़र। हर हफ्ते हम ये पेशकश लेके आते हैं जहां पर बाजार की हफ्ते की चाल और आने वाले दिनों की चाल को लेकर क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, कैसे समझना चाहिए बाजार को, इन तमाम बातों पर नज़र डालते हैं। हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के मुख्य संपादक निकुंज डालमिया जुड़ गए हैं। निकुंज जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और मेरे ख्याल से एक सवाल जो सोशल मीडिया हो, हमारे तमाम शोज़ हो जो हम चैनल पर करते हैं, जो दर्शक पूछ रहे हैं, बाजार अटक क्यों रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, एक लेवल के बाद ऊपर जाने की ओर से बाजार थम जाता है। कविता, बाजार ऊपर क्यों गया था पहले समझते हैं, तो शायद अटक क्यों रहा है समझना बहुत तेजी रहा था। अक्टूबर टू जनवरी, अक्टूबर टू दिसंबर में जो बाजार में डबल डिजिट गेन आई थी, ये बहुत रेयर होती है। आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात देखें तो बहुत कम समय होता है कि 3 महीने से 3.25 महीने भी नहीं, बल्कि 2.5 महीनों में, 2.25 महीनों में 10% से ऊपर का उछाल आया था। तो उछाल का कारण था, फर्स्ट, बाजार को स्टेट इलेक्शन के नतीजे अच्छे लगे। सेकंड, फेड ने जो बोला। तीसरा, क्रूड गिर गया। चौथा, हमने देखा कि एक प्रकार का ग्लोबल फ्लो जो था वापस चेंज हो गया। 4 कारण थे। आप 1 अक्टूबर को ये अज्यूम नहीं कर रहे थे। 1 अक्टूबर को किसी ने स्टेट इलेक्शन का नतीजा नहीं सोचा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में कमेंट्री के बाद फेड आकर के बोलेगा हम रेट काटेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि आखिरी क्वार्टर के अंदर अचानक एफआई वापस आएगा। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्रूड में गिरावट आएगी। ये 4 कारणों से मार्केट ऊपर गया था। कई लोगों का यह मानना था कि हम आएंगे मगर इलेक्शन के बाद आएंगे। अब उन्होंने बोला जी भाई, इलेक्शन के बाद अगर आएंगे तो हमें मार्केट में 10% ऊपर निवेश करना पड़ेगा, तो जो भी कैश है चलो भाई वापस आ जाओ। जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हुआ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट शायद हम निजी लाइफ में भी देखते हैं, एक भावना होती है और शेयर बाजार भावनाओं पे चलता है। तो फोमो की भावना, न्यूज़ फ्लो का सपोर्ट, टेक्निकल अपडेट, उन फैक्टर से मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट ऊपर जा चुका है। अब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और क्या ट्रिगर हो सकता है, और बताइए, और चलाइए। और शायद अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ से और क्या हो सकता है? अर्निंग सीजन और इलेक्शंस और बजट। अर्निंग सीजन जो है, मार्केट इकोनॉमी यूँ चलती है धीरे धीरे कछुए की चाल पर, मगर मार्केट चला है खरगोश की चाल पर। तो मार्केट की अर्निंग्स को कैचअप में समय लगेगा। अर्निंग्स आ रही है ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगी अच्छी, मगर मार्केट खरगोश की चाल पर ऊपर जा चुका है। तो उस चाल का तालमेल जो बैठ नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि इन कारणों से मार्केट अटक गया है। आपको उम्मीद कम करनी चाहिए, जैसे आपने, जी हाँ, आपको उम्मीद कम करनी चाहिए। जनवरी में 6 में से 10 साल में, पिछले महीनों में, जनवरी में मार्केट कहीं नहीं गया है। 7 में से 10 साल में स्मॉल कैप कहीं नहीं गए। तो जनवरी का जो महीना है, एक बहुत अच्छा महीना नहीं कहलाया जाता है, नहीं होता हिस्टोरिकली। 10 में से डेटा है, हम जो बात कर रहे थे। तो अगर आप उम्मीद कम करेंगे और आप अपने आप को बोलेंगे जी अक्टूबर टू दिसंबर में जो हमने पैसा बनाया था अच्छा है, मगर हम उस प्रकार की गेन्स नहीं देख सकते हैं और हमें पैसा संभाल के रखना चाहिए, तो ये बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए। पहले आपने क्या करा जी, आपने शेयर में 100 रुपये में लिया, 125 में बेचा, 140 में खरीदा, 160 में बेचा। अब आपको जो बेस प्राइस है, एक ख़राब समय का वेट करें। हो सकता है एक दिन में आ जाए, हो सकता है कि 5000 पॉइंट निफ्टी की गिरावट के अंदर मार्केट में आपको समय मिल जाए। बुरे दिन में लें, अच्छे दिन में ट्रेड आउट करें। पिछले क्वार्टर की स्ट्रैटेजी थी, अच्छा हो या बुरा हो, लो और बेचो, ऊपर लो और ऊपर बेचो, और ऊपर लो और ऊपर बेचो। अब गिरावट पे लो और उछाल पे बेचो। एक रणनीति की बात है। तो उम्मीद कम रखें, रणनीति थोड़ी परिवर्तित करें। मार्केट में बुल मार्केट अभी भी है, मगर आप इतनी जोर से भाग रहे हैं तो एक T20 मैच के अंदर भी ब्रेक लेना पड़ता है, ड्रिंक्स ब्रेक जिससे हम बोलते हैं। तो ड्रिंक्स ब्रेक लीजिए और कुछ मत करिए। पर ड्रिंक ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैच खत्म हो गया है। क्रीज मत छोड़िए, क्रीज मत छोड़िए, क्रीज पे बैठे रहिए। स्लॉग ओवर्स आने बच्चे हैं, मगर वो कहते हैं ना कि नींबू पानी या फिर एनर्जी ड्रिंक थोड़ा या फिर थोड़ी फैन रिफ्रेश हो जाइए। हाँ, और संयम बना कर रखें, धीरज बना कर रखें। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अब जिन ट्रिगर्स से हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजार साल की शुरुआत करेगा, उसमें से एक अहम ट्रिगर्स था FIIs की खरीदारी। वो कहीं ना कहीं गायब होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें धीमापन दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कोई मोटी वजह या ये एक्सपेक्टेड था? देखिए, एक्सपेक्टेड ये था क्योंकि FI आएंगे और
जितना उन्होंने निवेश कर उससे ज़्यादा निवेश करेंगे बिल्कुल। मगर मार्केट उम्मीदों पे नहीं चलता है, मार्केट हकीकत में चलता है, और हकीकत हमेशा होती है कि भाई एफआईज भी इन्वेस्टर्स हैं, वो भी रिस्क जानते हैं, वो भी वैल्यूएशन समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफआईज नहीं आए हैं, मगर हमने जो सोचा था कि दिसंबर एंड में जो रोज के 2-3 बिलियन डॉलर ये निवेश कर रहे हैं, तो उस प्रकार का निवेश देखने को नहीं मिला है। कई कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 है कि ग्लोबली भी आप देखें थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है, लोकली भी आप देखें तो इस समय वैल्यूएशंस कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, और हो सकता है एफआईज वापस आ जाएं, वो हो सकता है अर्निंग सीजन के बाद आएँ। देखिए कविता जी, अभी अब अर्निंग सीजन चालू हो जाएगा, आईटी कंपनीज, ऑटो कंपनीज, सब कंपनीज के नतीजे आएंगे, तो नतीजों के बाद ही मुझे लगता है कोई व्यू लेगा, बिकॉज नतीजे इस समय जो आएंगे कंपनी स्पेसिफिक आएंगे। ट्रैक्टर्स की सेल्स खराब है, मगर कार की सेल्स अच्छी हैं। लग्जरी अच्छा चल रही है, सेमी लग्जरी अच्छा नहीं चल रही है। अर्बन के अंदर अर्बन रियल एस्टेट अच्छी चल रही है, सेमी अर्बन में प्रॉब्लम है। लोकल एनबीएफसी ठीक हैं, मगर अर्बन एनबीएफसी बहुत अच्छा कर रही हैं, मिक्स्ड आने वाला, तो आपको कंपनी स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो 2 चीज़ें मैटर करती हैं, लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज फ्रॉम आईटी एंड फॉलो बाइंग इन रिलायंस। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए आपको एक बड़ा सेक्टर या एक थीम चाहिए। निफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो रिलायंस में हमने देखा था कि वेंसडे थर्सडे को काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी। अगर वो फॉलो बाइंग अगले हफ्ते भी रहती है तो आपको मार्केट में एक हैवी वेट से डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर आईटी के नतीजे की वजह से मार्केट को पुश मिलता है, इनिशियल फेज़ है, तो क्या उसकी वजह से जहाँ पे ना उम्मीद है मार्केट, वहाँ पे थोड़ी भी उम्मीद आती है, 12-15% वेटेज है, वह खींच सकता है। तो आपको एक चक्र देखिए, मार्केट निफ्टी के क्या बड़े 4 पहिए हैं, फाइनेंशियल्स जिसमें 14-15% एचडीएफसी बैंक है, दूसरा है रिलायंस जो कि 10% के ऊपर है, तीसरा चक्र है आपका आईटी, और फिर बाकी की राम कहानी जैसे हम एफएमसीजी और दूसरे सेक्टर्स बोलते हैं। तो जो आखिरी चक्र है उसके अंदर तो तेज़ी आ चुकी है, अब बचता है रिलायंस, या बचते हैं बैंक्स, या बचता है इन्फोसिस। तो इन 3 चक्र के अंदर एक चक्र को स्पीड में आना पड़ेगा। और जब आप गाड़ी में आप देखते हैं ना, गाड़ी में जब आप इंजन को चलाते हैं तो 2 पहिए चलते हैं, 2 पहिए संभालते हैं। तो मार्केट के अंदर 2 पहिए चल जाए, 1 पहिया चल जाए, राह या मोमेंटम में लाने के लिए एक चक्के का चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि बाजार में फिलहाल थोड़ा सा आपको संभल कर रुके रहना चाहिए, निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोमेंटम अभी भी बाजार में जो अंडरटोन है वो बुलिश है ही। लेकिन इसके साथ साथ अर्निंग सीजन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं निकुंज सर, ऐसा क्या मूड ख़राब करने वाला फैक्टर आपके लिए हो सकता है? क्योंकि मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट्स अगर आते हैं, और इस मिक्स्ड बैग में ऐसा कौन सा है जो बाजार को उसकी पटरी से नीचे गिरा सकता है? अगर कंपनीज बाहर आकर के बोलती हैं कि हमें मॉनसून की वजह से स्लो डाउन हो रहा है, हमें लग रहा है ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से ऑर्डर कैंसिलेशंस हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि अमेरिकी और यूएस इकॉनमी की अर्थव्यवस्था में नरमी है और ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है लोकल रिस्क से ज़्यादा ग्लोबल रिस्क है, स्पेशली फॉर मेटल्स, आईटी एंड फार्मा। सपोज मैं उदाहरण दूँ, जेनेरिक कंपनीज जो ओरल जेनेरिक्स करती हैं, फार्मा कंपनीज, उनका प्राइसिंग पावर यूएस में ख़त्म हो चुका है। आईटी कंपनीज़ की मैं बात करूँ, उनके ऑर्डर आ रहे हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। मेटल कंपनीज़ की मैं बात करूँ, चाइना में सुधार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली इस समय नरमी देखने को मिल सकती है, तो एक वह रिस्क है। सेकंड रिस्क मुझे लगता है जो आ सकता है, वह आ सकता है अर्बन कंपनी, वो आ सकता है आपकी लग्जरी कंपनीज़ में। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि लग्जरी स्पेंड बहुत ज़्यादा है, मगर वहाँ बेस इफेक्ट आएगा। लग्जरी स्पेंड कमिंग बैक इज़ नॉट येस्टरडे स्टोरी, बिल्कुल सही। इट इज़ नॉट टुमारोज ट्रेंड, इट इज़ येस्टरडे स्टोरी। तो कहीं ना कहीं क्या बेस इफेक्ट आ सकता है। देखिए, आप अगर कंजम्पशन की बात करें कविता जी, तो कंजम्पशन के अंदर हम 2 चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी बात है, मगर अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में आपको जीएसटी देना पड़ता है, और जीएसटी की वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो 18% ऊपर है। आपने अगर अनऑर्गेनाइज मार्केट से बिना बिल के कुछ लिया तो आपको 18% का डिस्काउंट मिलता था, अब आपको जीएसटी देना पड़ रहा है तो महंगा हो गया। दूसरा 7-8% इन्फ्लेशन है, तो अचानक कंज्यूमर के लिए 2 साल के अंदर 25 से 30% की रेट चेंज हो गई, जो कि बात नहीं कर रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मैंने जो क्वार्टरली अपडेट्स देखी थी वो मिक्स थी। हमने जो बैंक्स के अलावा जो क्वार्टरली अपडेट आई है उनमें ऐसा कोई बहुत मुझे बैंक्स के अलावा किसी में दम नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी हाउ मार्केट्स एक्चुअली डाइजेस्ट दैट। मार्केट इस लेवल पर है कि थोड़ी सी बैड न्यूज़ बड़ा गिरावट लाती है। पॉलीकैब में देखिए, थोड़ी सी बैड न्यूज़ बड़ी गिरावट को ला रही है, और बहुत अच्छी न्यूज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि मार्केट का जो लेवल है वो इस समय बड़ा हो चुका है। आपको अगर एक एल्टो गाड़ी को चलाना है तो आप 1000 से 1200 सीसी के इंजन में चला सकते हैं, मगर आपको ट्रक को चलाना है
तो आपको कम से कम 4 से 4,500 सीसी का इंजन चाहिए। 4,000 सीसी के इंजन के अंदर गुड न्यूज़ को अगर हम फ्यूल बोलें या न्यूज़ को फ्यूल बोलें तो उसकी खपत ज़्यादा होगी। तो मैं यही इस समय बोल रहा हूँ कि जो मार्केट के लेवल्स हैं, यहाँ पर बैड न्यूज़ से मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है और गुड न्यूज़ में कम रिएक्ट कर रहा है। ये मार्केट का समय है, या तो मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन आएगा या प्राइस वाइज करेक्शन आएगा, या मार्केट के अंदर कोई नया ट्रिगर आएगा, या 3 पहिए 4 पहिए की हमने बात करी उसमें से एक पहिए में मोमेंटम आएगा। मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गाड़ी खराब हो गई है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। कौन सा पहिया चलेगा ज़्यादा, ये देखते हैं। दूसरा, नहीं तो क्रिकेट मैच की एनालॉजी, T20 के अंदर भी ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ा विश्राम करिए, चाय पीजिए, मैं भी वही करता हूँ। अच्छा, लेकिन स्मॉल कैप्स के इनफ्लो की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि SIP इनफ्लोज का डेटा आया है। एक बार फिर से हमने देखा 17,600 करोड़ के ऊपर जो है आंकड़ा पहुँचता हुआ रिकॉर्ड हाई पर, और इसमें भी अगर हम इक्विटी में देखें तो स्मॉल कैप में लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो है ना। तो ये क्या हो रहा है? एक समय ये आ गया था जहाँ पे हम कह रहे थे कि शायद ये बबल है और यहाँ पर हम थोड़ा सा रुझान कम होता हुआ देखेंगे, पूरी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी लार्ज कैप में, लेकिन SIP के यहाँ आंकड़े अभी भी चकित कर रहे हैं, जो लगातार मिड कैप का मोमेंटम, स्मॉल कैप का मोमेंटम बना हुआ है, बढ़ रहा है। तो देखिए, इक्विटी मार्केट एक जगह है जहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जाती है डिमांड ऊपर आती है, हमेशा उल्टा होना चाहिए। हाँ, उल्टा। अगर आप फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की सेल देखते हैं तो ये थोड़ी बोलते हैं कि कल से ज़्यादा महंगा दूंगा, वो बोलते हैं 50% सस्ता, हॉलीडे सेल, रिपब्लिक डे सेल, फादर डे सेल, मदर डे सेल, आप सेल की वजह से आते हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर जहाँ परफॉर्मेंस को देख करके आप आते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में कहता है पास परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, फटाफट में बोल देता हूँ, ऐड में आता है, मगर वह देख करके लोग आ रहे हैं बिकॉज पैसा बन रहा है। तो क्योंकि फ्लोज आ रहे हैं, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि फ्लोज आ रहे हैं, हाँ जी, मगर मुझे चिंता तो नहीं बोलूँगा, मगर मैं एक रेड लाइन निकालना चाहूँगा कि डेट से पैसा निकल के इक्विटी में आ रहा है। आपने डेटा देखा होगा एमफी का, ये क्या हो रहा है भाई? आप डेट में एक एसेट एलोकेशन के लिए जाते हैं, हाँ जी, आप डेट में से पैसा निकाल के इक्विटी में डालेंगे तो भैया ये क्या कर रहे हो? डेट से पैसा निकाल के स्मॉल कैप में तो मत डालो, एसेट एलोकेशन की प्लीज चिंता करो। तो यह एक मैं ग्रे एरिया निकालना चाहता हूँ। समस्या ये होगी अगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में किसी भी कारणवश अगर गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन आएगी, इनमें रिडेम्पशन आएगी, दिन में टॉप होल्डिंग्स है वो गिरेगी। मैं ये नहीं कह रहा मजा आ रहा है, मगर आप, हमारी ड्यूटी है कि हमारे व्यूअर्स को हमें सचेत कर देना चाहिए। शायद कई व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बेयर मार्केट देखा ही नहीं। मैं वही सवाल पे आई थी, बिकॉज जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस तरह के बाजार में उतार चढ़ाव कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया उन्होंने। जी हाँ, तो कई, अगर आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट देखिए, कोविड के पहले 5 करोड़, अब 10 करोड़, तो डबल हो गए। एक डीमैट अकाउंट में मैं अज्यूम करता हूँ 3 से 4 लोग हो सकते हैं फैमिली में जुड़े रहते हैं। वी आर लुकिंग एट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कम टू इंडियन कैपिटल मार्केट्स इन सिप और इन डीमैट और इन डायरेक्ट इक्विटी और इन IPO आफ्टर कोविड। उन्होंने एक तरफा मार्केट देखा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप 15 से 20% प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में जाते हैं तो यू विल नॉट, इट विल नॉट हर्ट यू। आप कैश मत रेस करें, मार्केट में बने रहें, मगर अब एसेट एलोकेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपकी डेट में एलोकेशन है तो स्मॉल कैप में तो मत शिफ्ट करिए उसको। आप दोनों एक्सट्रीम में नहीं जा सकते। यू नो, हिंदुस्तान में एक बड़ी गलती लोग करते हैं, या तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं या फिर FNO में ट्रेड करते हैं। भाई ये क्या हो गया? Fixed deposit is a different instrument. You cannot break a fixed deposit and दोनों put in extreme FNO. है, हाँ। तो स्मॉल कैप्स में पैसा डालिए, मैं ये नहीं बोल रहा मत डालिए, मगर डेट की एलोकेशन को चेंज मत करिए, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है। आपको लगता है जी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यहाँ पर है, तो भाई थोड़ा एक जगह जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं और एक जगह जहाँ पे आप हाई रिस्क हाई रिटर्न के चक्कर में पूरी तरह से रिस्क को ना भूलिए। यह साल का विजेता देखिए, इफ लक मेड मनी इन 2023, skill and risk management will differentiate your portfolio return in 24. If luck made money in 2023, luck था ना कई फैक्टर, आपने शेयर लिया, कौन सा शेयर लिया मैटर नहीं करता है, शेयर लिया, तो that was luck, not skill. टिप मेड मनी, राइट? अभी भी टिप में पैसा बनेगा, मैं नहीं बोल रहा शेयर बाजार कम है, पर आपको रिस्क और सावधानी बतरनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपके पास, अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 शेयर है, 60 शेयर है, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जी, एक मुझे सज्जन मिल गए जिम के बाद, तो ऐसी बातचीत चालू हुई, उन्होंने बताया जी मेरे पास 162 शेयर हैं। अच्छा, अब 162 शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो साहब पहले उनको कम करिए, बहुत ज़्यादा। हाँ। रिस्क एलोकेशन समझिए। आप पर्सनल लोन लेकर के प्लीज स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करें, मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं। मैं उन चीज़ों को बोल रहा हूँ दैट डोंट फॉरगेट द वर्ड रिस्क। स्किल मेड मनी इन 2023, रिस्क मैनेजमेंट विल मेक मनी
इन 2024, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये इस साल की लाइन है। लेकिन कुछ देर पहले आप ये बता रहे थे कि कुछ खास कंपनियां हैं जो एक थीम के तौर पे काम करेंगी 2024 में। वो किस तरह की कंपनियां हैं, किस सेक्टर की कंपनियों की ओर आपका इशारा है, या आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, आपको याद हो हम जब बात करते थे कि हम अक्सर बात करते थे कंज्यूमर फिनटेक में क्या लेना चाहिए, मैं हमेशा बोलता था जोमेटो पे नज़र रखिए जी, पेटीएम पे नज़र मत रखिए, जोमेटो पे नज़र रखिए, ड्यूओपोली है जी। अब मार्केट में क्या होता है कविता जी, पेंडुलम होता है, एक्सट्रीम्स क्रिएट होते हैं, यही मार्केट का नेचर है। एक मार्केट का रिलेशन, मार्केट में एक्सट्रीम्स क्यों होते हैं, वही शायद मार्केट का कमाल है। तो मार्केट में 2021 में एक्सट्रीम हुआ, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नायका, रातों रात फाल्गुनी नायर बिकेम द रिचेस्ट इंडियन वुमेन, राइट, अगर आपको याद हो। उसके बाद 2023 के अंदर उनके शेयर को लंबी मार पड़ी, 40-50% गिर गया। जोमेटो की मार्केट कैप अभी तक पीक में नहीं आई है, मगर जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज हो गया। 2023 की बिगनिंग में जोमेटो का शेयर 40 रुपया हो गया था, अब 40 से 140 हो गया। तो एक्सट्रीम्स हुए थे। तो 2023 के अंदर हमने मार्कडाउन्स देखे थे, जितनी भी स्टार्टअप्स थी उनमें मार्कडाउन हुआ। 2024 में सबके आईपीओज आएंगे। फर्स्ट क्राई फाइल कर चुका है, ओला फाइल कर चुका है, जो हमारी समझ है स्विगी भी जल्दी आईपीओ लाने वाला है। तो एक बार मुझे लगता है 2024 के अंदर जो लहर रहेगी वो रहेगी गुड क्वालिटी कंज्यूमर टेक एंड न्यू एज कंपनीज गोइंग पब्लिक। तो रादर देन मार्कडाउन्स इन द स्टार्टअप स्पेस, यू विल सी मार्कअप्स इन द स्टार्टअप स्पेस। ये मुझे लगता है 2024 का बड़ा ट्रेंड है। जैसे 2023 का बड़ा ट्रेंड था डिफेंस, जी, पीएसयूज, जी, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत मिल रहा था, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, आपको पता था सरकार गड़बड़ नहीं करेगी, इलेक्शन आने वाले, तो मार्केट ने उनको री रेट करा। मुझे लग रहा है कि ये स्टार्टअप स्पेस पे नज़र रखिए, काफ़ी एक्साइटिंग आईपीओज आएंगे। और मेरा ये भी मानना है कि एक बार जब मार पड़ती है तो इंसान सीख जाता है। प्रमोटर्स भी सीख चुके हैं कि प्रॉफिट बनाइए, वैल्यूएशन उल्टी सीधी ना रखिए, कम कमाइए मगर इज्जत कमाइए। तो ये जो तांडव हुआ था 2021 और 2022 में, किसकी मूंछ लंबी है, कौन ज़्यादा वैल्यूएशन कमा रहा है, मुझे लगता है कि अब वो रियलिस्टिक हो गया है। लेकिन अब के बाद जो आईपीओज आ रहे हैं वो कंपनी से काफी अलग हैं, जो 2022 और 23 में हमने आती हुई देखी थी। कंपनीज कविता जी वो भी अच्छी थी, हाँ, मगर वैल्यूएशंस खराब थे। हाँ, राइट। प्रॉब्लम मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस का होता है। तो देखिए जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नायका, कंपनीज बहुत अच्छी हैं, दे विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 years, but the valuations were bad. Zomato, which was a non-profit making company, had a market cap of about $15 billion at its peak. Paytm was the largest issue of Indian history. पॉलिसी बाजार तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ क्या वैल्यूएशन थी। तो कहते हैं ना कि उस समय ये हो रखा था, कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज्यादा वैल्यूएशन पे जा रहा है, किसकी मूंछ लंबी है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ। तो अब लोग बोल रहे हैं भैया इज्जत कमाओ, वेल्थ बाद में आ जाएगी। अच्छा, अब बजट को लेकर भी बहुत ज़्यादा बज़ है। हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट होने वाला है और बहुत सारी उम्मीदें तो नहीं हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स को फिर भी हमेशा की तरह जो बजट में होती हैं कुछ छुटपुट इनाम की उम्मीदें हैं। क्या कहते हैं आपकी एनालिसिस और आपके सोर्सेज के मुताबिक आपको क्या लगता है जो आप बात करते हैं तमाम दिग्गजों से? कविता जी देखिए, मेरा मानना है कि सरकार अगर पार्लियामेंट में वित्त मंत्री साहिबा अगर एक बजट देंगी तो उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता है। हम अंग्रेजी शब्दावली में से वोट आउट अकाउंट बोल सकते हैं। हम ईटी नाउ में हमारा मानना है कि ये तरक्की की गारंटी का बजट है, विकास की गारंटी का बजट है। हम इसलिए मानते हैं बिकॉज बजट जो है, बजट का पर्पज़ है सरकार की अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके ज़्यादा बजट कुछ नहीं होता है। मगर बजट में हिस्टोरिकली बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो बजट से पहले अगर कोई बजट आता है तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बजट है वो। तो ये कोई वोट ऑन अकाउंट कई लोग मानते नहीं हैं, कई है, पर मेरा मानना है कि विजन स्टेटमेंट है। विजन स्टेटमेंट, ये विजन स्टेटमेंट आएगा बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम ऑन सच अ लार्ज फोरम द करंट गवर्नमेंट विल बी एबल टू शेयर द फॉरवर्ड विजन। बिल्कुल, एक बड़ा फोरम है जो कि दुनिया देखेगी, जहाँ पर आप स्पीच देंगी और जहाँ पर आप बताएंगी, जैसे 2021 में उन्होंने बताई अमृतकाल है, एक विजन स्टेटमेंट था। 2021 के इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने हमें बताया कि पीएसयूज में वैल्यू दिख रही है। 2022 के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम डीमैट अकाउंट्स को लेकर के इस समय चिंतित नहीं हैं। उन्होंने हमें 2023 के बजट के बाद बताया कि किस प्रकार से वह सब्सिडीज़ को फॉलो नहीं करेंगी, वह रिफॉर्म जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वेल्थ क्रिएट करेंगी, वही हुआ उसके बाद। तो मेरे हिसाब से सरकार कुछ भी बड़ा अगर पार्लियामेंट में बोलती है तो एक इवेंट होता है जिससे मुझे विजन स्टेटमेंट मिलता है। हम बात कर सकते हैं कि छोटी
क्या ऊपर गया क्या नीचे गया, वो सब छोटी चीज़ें हैं, पर मेरे हिसाब से विजन स्टेटमेंट है, अमृत काल का विजन स्टेटमेंट, जिसे मैं लाइटली नहीं लूँगा, बिकॉज इसी विजन स्टेटमेंट को लेकर के मेरे हिसाब से आप व्यू बनाएंगे कि आने वाले 5 साल में सरकार की सोच क्या है। तो मैं इसको एक बिग पिक्चर सोच का बजट मानूंगा, रादर देन अ बजट वेयर आई एम looking at minor changes, because they don't have the authority to make those changes as per the constitution. Direct taxes, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ टैक्स कम दें, तो मेरी तो हर बार इल्तिजा होती है कि भाई मैडम थोड़ा टैक्स कम कर दीजिए, महंगाई की मार हम सबको पड़ रही है, तो वो तो मैं विनम्र हमेशा हमारा निवेदन रहता है। तो मुझे लगता है उसमें कुछ मिलना चाहिए, मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी को भी खुश करने के लिए कुछ आना चाहिए। जहाँ पर समस्या होती है ना कविता जी, वहाँ पर कुछ आता है, और जहाँ पर या फिर मास पॉपुलेशन होती है, बिल्कुल, तो कहाँ पर समस्या है रूरल इकोनॉमी में, कहाँ पर मास पॉपुलेशन है छोटे कस्बों गाँव में, कहाँ पर लोग थोड़े खुश होंगे, थोड़ा सा भी दे दीजिए खुश हो जाते हैं, तो वह है टैक्स में। आपने छोटा सा चेंज करा, लोग याद रखते हैं, भले 5,000 रुपये महीने बचे, तो वो एक फील गुड फैक्टर है। सरकार के आयकर में फर्क नहीं पड़ता उससे, मगर फील गुड फैक्टर आता है, सरकार हमारे बारे में सोच रही है। अगर देश तरक्की कर रहा है तो हमारी आय बढ़ेगी, तो हमको थोड़ी राहत तो दीजिए। आप अगर देश तरक्की कर रहा है, आप हमसे टैक्स ही लेते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ कहाँ हो रही है, तो सरकार को देखिएगा अच्छा लगेगा। रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए, और वोट बैंक अगर हम बोल सकते हैं, या फिर जो मास मेजॉरिटी है उनको एक आश्वासन चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि पुराने जिसे हम वोट ऑन अकाउंट या लास्ट सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, हमारे पास अनाउंसमेंट्स हुए हैं, और इस बार भी एक विजन स्टेटमेंट आएगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से बजट को डिकोड करेंगे। ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार आपको 1 फरवरी को बने रहना है हमारे साथ। लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर हम बात करते हैं। ऑटो का जिक्र मेरे ख्याल से आपने कर लिया है अपनी चर्चा में, लेकिन FMCG की बात मैं करूँ, अगर हेल्थ की बात करूँ, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ, तो फिलहाल आपका व्यू इस पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नियर टर्म आउटलुक समझना चाहती हूँ। देखिए, FMCG में मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अगर पीक आउट हो जाएगी और इलेक्शन में थोड़े बेनिफिट्स अगर मिलेगा, तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर FMCG स्टॉक्स विल रैली। सेकंड, मुझे लगता है कि मार्केट में इस समय राम मंदिर को लेकर उत्साह है, तो एनीथिंग विच इज गॉट टू डू विद ट्रैवल टूरिज्म, यूपी टूरिज्म, ये थीम्स आ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा था कि जब चंद्रयान 2 गया था तो किस प्रकार से स्पेस और रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। तो एक मिनी री रेटिंग मूवमेंट है, एनीथिंग विच इज गॉट टू डू विद ट्रैवल टूरिज्म, एनीथिंग विच इज गॉट टू डू विद एयरपोर्ट। एक थीम मैं जरूर बताना चाहूँगा जहाँ मुझे लगता है कि मल्टी ईयर थीम है। हिंदुस्तान में 50 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा एयरपोर्ट अगर आते हैं तो छोटी इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एयरपोर्ट इटसेल्फ इज एन इकोनॉमी। आप एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पर आप एयर कंडीशनिंग लगाएंगे, वहाँ पर आप पार्किंग करेंगे, वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, ट्रैवल होगा, टूरिज्म होगा, तो मुझे लगता है वो उस स्टेट में कम्यूटिंग ईजी हो जाएगी, वहाँ पे लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो एक कोई थीम कोई बोले तो मुझे लगता है कि जैसे मैं 3 साल पहले लोगों को बोलता था भैया हॉस्पिटल लीजिए, हॉस्पिटैलिटी लीजिए, दोनों लीजिए, बिकॉज वी विल स्पेंड मोर। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट इकोनॉमी एक है। दूसरा, मुझे लगता है उन कंपनियों में नज़र रखिए जहाँ पर where you will benefit because of better consumption of medicine, not hospital medicine. तो suppose आप आज से 25 साल पहले एक एंटीबायोटिक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो एंटीबायोटिक अब अफोर्ड कर सकते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो पर्ची पे दवाई देता है, अब आप उसमें जाके थोड़ी बार्गेन करते हैं। आप फ्लिपकार्ट की या अमेजोन की वेट थोड़ी करते हैं कि जब दवाई सस्ती होगी मैं जब खरीदूंगा या खरीदूंगी, बिकॉज यू आर एबल टू अफोर्ड better healthcare. Companies will also come up with better products. भले वो विटामिन की गोली हो, भले वो विटामिन सी हो या विटामिन एम हो। तो मुझे लगता है कि anything which has got to do with airport as an infrastructure economy and anything which has got to do with pharma, जो कि डोमेस्टिक डोमिनेटेड फार्मा कंपनीज है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। हिंट दे देता हूँ, एल्केम सिप्ला 2 कंपनियाँ हैं जिसके अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक बिजनेस बहुत बड़ा है। MNC फार्मा कंपनीज हैं जिनके अंदर केवल डोमेस्टिक बिजनेस है, ग्लोबल एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं है। तो फार्मा के अंदर नज़रिया बदलिए। आप US को देख करके फार्मा कंपनी लेते थे, नीचे देख करके देखिए, इंडिया में देखिए, बिकॉज अगर आपकी पर कैपिटा 2,500 जो 3,000 है अभी वो 5,000 होती है, तो आपकी जो अवेयरनेस है, वेलनेस है, रादर देखिए एक वर्ड होता है क्रॉनिक डिजीज़, जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ और कार्डियो होती है, क्रॉनिक होती है। एक होती है इन्फेक्शस, जो बाहर के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, एक होती है वेलनेस। तो मुझे लगता है वेलनेस और प्रिवेंटिव इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, और जो कंपनीज इनमें हैं उन पर नजर रखिए। आपने जिक्र किया राम मंदिर का, तो अयोध्या को लेकर जो हम चर्चा में लगातार बाजार की चाल के दौरान भी हम करते रहते हैं, अलग इकोनॉमी बन रही है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स को लेकर अगर हम देखें, इस पूरे सेक्टर को देखें तो काफ़ी बूस्ट भी मिल रहा है। एक तो आपका वहाँ जाने का प्लान,
और दूसरा अयोध्या का ट्रिगर, अब अपने पोर्टफोलियो में कैसे राम जी का आशीर्वाद मिले लोगों को? देखिए, see, it is about the way I look at philosophy and the way I look at mythology. I think it is all about communicating a path. जी, तो अगर आप फिलॉसफी देखें, जैसे हम राम की फिलॉसफी बोलते हैं, तो राम की फिलॉसफी हमेशा सिंपल थी, सत्य, विच इज़ ट्रुथ। मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, बिल्कुल, किसी का बुरा मत करो, हमेशा अपने धर्म का फॉलो करो। पालन करो। एंड धर्म वो होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट। सो फॉर मी द स्पिरिचुअलिटी ऑफ श्री राम जी इज कोड ऑफ कंडक्ट। वो कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी लगाते हैं, विच इज रिस्क मैनेजमेंट, डू नॉट डू टू मच ऑफ लेवरेज, बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो वही हुआ। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज व्हाट द फिलोसफी ऑफ लॉर्ड श्री राम इज, विच वी शुड अप्लाई इन आवर नियर लाइफ, विच इज व्हाट वी कॉल it dharma. And then if you want to do that in karma, I've already told you, that should be the portfolio approach. चलिए, तो इसी नोट पर और राम जी के आशीर्वाद के साथ ही इस चर्चा को भी हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, और दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं कि इस शो को लगातार देखते रहें। आप देखते ही हैं वैसे, और अपने सवाल हमें अब भेजिए, क्योंकि लगातार आपके सवाल, आपकी सराहना तो मिलती रहती है। सवाल मिलेंगे तो निकुंज सर हमारे साथ जुड़ते ही हैं, आपके सवालों के आपके साथ रूबरू होकर जवाब देंगे। नमस्कार।